प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ऑलमोस्ट 1 वीक के बाद आप लोगों से आज मुलाकात हो रहा है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का टॉपिक है खुशखबरी। मतलब अलग से खुशखबरी देने की तो ज़रूरत है नहीं। ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे मार्केट का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा चल रहा है। आज भी मार्केट बहुत अच्छा कर रहा है। यानी जब मैं अपडेट दूंगा तो एग्जैक्टली आपको पता चलेगा कि परफॉर्मेंस कितना अच्छा रहा है आज मार्केट का। और एक और अच्छी खबर ये है कि यूएस के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस आज इंडिया आ चुके हैं। 4 डेज रहेंगे इंडिया में। और वहाँ पे जो ट्रेड रिलेटेड कुछ इश्यूज़ हैं ना यूएस के साथ, मोस्टली उसे भी रिजॉल्व करने में काफ़ी हद तक मदद मिलेगा। तो ये भी बहुत बड़ी खबर है। देखिए, मैंने पहले से भी कई बार आप लोगों को रिपीट किया है कि इंडिया, देखिए, जब इंडिपेंडेंस के बाद से एक अंडर डेवलप्ड कंट्री था ना, पुअर कंट्री, ठीक है। और पिछले इंडिपेंडेंस के कई डिकेड्स तक कोई खास ग्रोथ हमारा रहा नहीं। 2%, 3% इस तरह का, ठीक है, बिल्कुल बैकवर्ड कंट्री उस तरह का हमारा रहा। लेकिन 91 से सब कुछ चेंज हो गया ना। अब आप लोगों को पता होगा, सोना गिरवी रखा गया था। उस समय हमारे पास इंपोर्ट के पैसे नहीं थे, बट एनी हाउ उस समय आईएमएफ ने भी हेल्प किया और भी हेल्प मिला। लेकिन आईएमएफ जब भी हेल्प करता है, आपको पता है ना, बहुत टफ कंडीशंस रखता है कि आपको ये करना होगा। और ऑफ कोर्स बाय फोर्स ही हमने वो किया, लेकिन उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला। सबसे ज़्यादा क्रेडिट ऑफ कोर्स उस समय पीवी नरसिम्हा राव थे एज अ प्राइम मिनिस्टर, और उसके बाद सेकंड क्रेडिट ऑफ कोर्स मनमोहन सिंह जी को जाता है, फाइनेंस मिनिस्टर थे। वहाँ से इंडिया का सही में जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है ना स्टार्ट हुआ, और उसके बाद से हमारा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा। जो भी सरकार है, मतलब परफॉर्मेंस अच्छा चल रहा है। अभी भी रिलेटिवली अगर आप देखें वर्ल्ड के जो दूसरे कंट्रीज़ है उसके मुकाबले हमारा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। लेकिन अभी भी ज़्यादातर पैरामीटर्स में जीडीपी देखेंगे तो ऑफ कोर्स हमारा 5th नंबर पे है। आने वाले 3 साल में हम 3rd नंबर पे भी आ जाएंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा जो पॉपुलेशन है वो इतना ज़्यादा है कि बहुत सारे इकोनॉमिक पैरामीटर्स में हम अभी भी पीछे हैं। तो हमें और भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ की ज़रूरत है, ठीक है। और वो ग्रोथ नेक्स्ट 20-30 ईयर्स तक आना चाहिए, तब जाकर हम एक ना डेवलप्ड कंट्री के आसपास कहीं पहुंच पाएंगे। 25-30 ईयर्स लेकर चलें आप, वहाँ भी अगर हम अच्छे रेट से ग्रो कर पाए तो। और फिलहाल जो भी चल रहा है इंडिया में, या फिर जो भी लग रहा है कि आने वाले समय में हो सकता है, उसको देखकर बिल्कुल लगता है कि आने वाले कुछ और साल भी या कुछ और डिकेड्स भी हमारे लिए अच्छा रहेगा। इसी पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर मैं हमेशा आप लोगों को बोलता हूँ ना कि अगर आपको लगता है कि देश अच्छा कर रहा है, ठीक है, या फिर आने वाले समय में भी अच्छा करेगा, तो बिल्कुल स्टॉक मार्केट का ही परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। और अभी तक तो देखने में बिल्कुल ऐसा लग रहा है ना। मतलब पिछले कुछ महीनों से इश्यूज़ थे, टोटली अग्री, होता है, कहीं भी होता है ना, वर्ल्ड में सारी जगह प्रॉब्लम्स था, तो हमारे ऊपर भी असर पड़ा उसका, ठीक है। इंडिया में भी कुछ इंटरनल प्रॉब्लम्स आए जिसके कारण ज़्यादातर पैरामीटर्स में हम पीछे हो गए थे। स्टॉक मार्केट ने भी रिएक्ट किया था उस पर और बुरी तरह से गिरा था, ओवर वैल्यूएशन भी हो चुका था। बट अब धीरे धीरे चीज़ें सुधर रही हैं। स्टॉक मार्केट, मैंने आप लोगों को हमेशा बताया है ना, इंटरेस्ट के साथ वापस देता है, ठीक है। अगर गिरना है तो कितना भी अच्छा गुड न्यूज़ दे दे, वो लगातार गिरेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसी तरह से जब ऊपर जाएगा तो कितना भी बैड न्यूज़ दे दे, उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा, ऊपर ही जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से स्टॉक मार्केट काम करता है। बहुत सारा गुड न्यूज़ पहले आया था, स्टॉक मार्केट ने रिएक्ट नहीं किया था, अब जाकर फाइनली स्टॉक मार्केट रिएक्ट करा, इसीलिए परफॉर्मेंस आपको अच्छा देखने को मिल रहा है। यहाँ पे ये लॉन्ग टर्म का गेम है। मतलब आप लोग पूछते हैं ना कि अब रिटर्न नहीं आएगा। देखिए, शॉर्ट टर्म हिकअप्स अलग बात है ना, कुछ महीनों तक रिटर्न नहीं आया, कभी 1 साल का रिटर्न, वो तो चलता रहता है। स्टॉक मार्केट है ना, हमेशा डेली बेसिस पे तो आपको रिटर्न नहीं देगा ना, ठीक है। इतना ज़्यादा जब रिटर्न देगा तो फिर अंबानी अदानी सब अपना बिजनेस बंद करके स्टॉक मार्केट में ही पैसा इन्वेस्ट कर देंगे ना। क्यों इतना रिस्क लेकर, हेडेक लेकर बिजनेस चला रहे हैं, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान में रखें कि ये लीनियर नहीं है कि इस तरह से लगातार आपको रिटर्न आता रहेगा। बीच बीच में बहुत सारा अप डाउन होगा और वो झेल लेगा, वो आगे बढ़ जाएगा और सो कॉल्ड ना अमीर बन जाएगा, बहुत ज़्यादा पैसा कमा लेगा, कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलेगा लॉन्ग टर्म में। तो ये बात ध्यान में रखें। मतलब सिर्फ आपको बेसिक क्या ध्यान रखना है, गुड क्वालिटी, ठीक है ना। अब ऐसा नहीं कि घटिया क्वालिटी के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके आप लॉन्ग टर्म तक बने रहे, सोचेंगे बहुत ज़्यादा पैसा बन जाएगा। जी नहीं, आपका पूरा पैसा डूब जाएगा, ठीक है। तो क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें। और इंडिया का तो ग्रोथ स्टोरी मैं हमेशा बोलता हूँ, देखिए ये बुल रन है इंडिया का, ये कई डिकेड्स तक चलेगा, ठीक है। लेकिन बुल रन चल रहा है, इसका ये मतलब नहीं कि बीच बीच में नहीं गिरेगा। हो सकता है 1-2 साल भी बीच बीच में कभी डाउन रहे, ठीक है, बहुत ज़्यादा गिर जाए, हो सकता है 30-40-50%, कभी कभी तो होता है गिर जाए मार्केट। लेकिन हाँ, फिर आने वाले समय में वो रिकवर करेगा और फिर से ऊपर जाएगा, ठीक है। इसको इस तरह से देखें। तो अगर किसी में हिम्मत है
लॉन्ग टर्म का व्यू है तो इंडिया से अच्छा मार्केट क्या हो सकता है। मार्केट अपडेट से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए मार्केट, अगर यूएस का मार्केट अगर आप देखेंगे ना तो कुछ था नहीं, मतलब मोस्टली डाउन ही इसको बोलेंगे, फ्लैट बोलेंगे। मतलब डाउ जोन्स तो बुरी तरह से गिरा था लेकिन मोस्टली दूसरे फ्लैट थे। उसके बाद प्री मार्केट में थोड़ा डाउन रहा है मार्केट्स, तो प्री मार्केट के तो हालात अच्छे नहीं हैं। अगर यही रहा तो यू नेवर नो, आज मार्केट गिर सकता है यूएस का। और एशियन मार्केट्स अगर आप देखेंगे तो जापान का मार्केट तो हालत ख़राब है गिरा हुआ है, लेकिन बाकी दूसरे मार्केट्स का परफॉर्मेंस अच्छा चल रहा है। इसके बाद दो इंटरेस्टिंग चीज़ जो कि मैं आप लोग को हमेशा बताता हूँ वो है बॉन्ड अभी भी ज़्यादा है यूएस का ना, 4.3%, 10 ईयर जीस है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का यील्ड ये भी ज़्यादा है, मतलब इसको तो अभी 4% से नीचे लाना पड़ेगा यूएस को, 3.5% के आसपास लाना पड़ेगा। जितना कम लाए उतना अच्छा है उसके लिए, जितना ज़्यादा जब तक ज़्यादा रहेगा अननेसरी हेडेक है यूएस के लिए। यूएस के लिए एक जो अच्छा खबर है और हम लोग के लिए भी, वो है कि इसका डॉलर इंडेक्स ना नीचे आ रहा है। यूएस भी चाहता है कि उसका जो डॉलर है वो थोड़ा डिप्रिसिएट करे ताकि उसका एक्सपोर्ट जो है वो कॉम्पिटिटिव हो, ठीक है। तो ये उसके लिए एक अच्छी खबर है और पूरे वर्ल्ड के लिए, हमारे लिए भी अच्छा खबर है ना, क्योंकि डॉलर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रहा था, फाइनली 100 से भी नीचे आ गया, 98 के आसपास हो गया, ठीक है। इंडिया के लिए एक और बहुत बड़ा खबर, ऑयल, ऑल्दो पहले से तो बड़ा है, मतलब ना 60 के आसपास आ गया था, अब तो ये 67 के आसपास, 66 67 के आसपास, लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल पोजीशन में है इंडिया के लिए। और इंडियन मार्केट्स इसलिए भी एक रीज़न है कि पॉजिटिवली रिएक्ट कर रहा है, क्योंकि क्रूड हम ज़्यादातर तो इंपोर्ट ही करते हैं ना। और सबसे ज़्यादा रिटर्न्स कहाँ, गोल्ड, मतलब इसका कोई लिमिट ही नहीं लग रहा है, लिमिटलेस बोलते हैं ना, कोई टॉप ही नहीं है, मतलब चला जा रहा है 3400 के आसपास चला गया है यूएस डॉलर्स पर ऑन्स, मतलब ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे रिकॉर्ड बना रहे। देखते हैं कहाँ रुकता है, बट हाँ यहाँ सतर्क जरूर रहें, बार बार मैं बोल रहा हूँ, लगातार ऊपर जा रहा है। कब गिरेगा, कितना गिरेगा एग्जैक्टली बताना मुश्किल है, लेकिन यहाँ भी गिरावट आएगा, ठीक है। जब तक प्रॉब्लम बना रहेगा तब तक तो परफॉर्मेंस आएगा। जहाँ वर्ल्ड में थोड़ा बहुत स्टेबिलिटी आएगा ना, लगेगा प्रॉब्लम थोड़ा ख़त्म होने वाला है, वहाँ पे गोल्ड गिर सकता है। सिल्वर का ही परफॉर्मेंस ठीक चल रहा है। इंडियन मार्केट्स देख लेते हैं। हाँ, इंडियन मार्केट्स तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस ना, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप, सभी जगह अच्छा परफॉर्मेंस। और ये लार्ज कैप का अच्छा परफॉर्मेंस का बड़ा रीज़न क्या है, बैंक और आईटी। बैंक देखिए फाइनली बैंक ऑल टाइम हाई पे चला गया ना, मतलब काफ़ी सालों से परफॉर्मेंस नहीं आ रहा था बैंक में, और हम लोग तो रेगुलर बेसिस पे डिस्कस कर रहे थे कि भाई बैंक वापस आएगा, जस्ट कुछ वेट करना है, वापस तो और आ रहा है ना। ज़्यादातर बैंक्स का परफॉर्मेंस देखिए बहुत अच्छा है, क्योंकि देखिए थोड़ा बहुत उनका परफॉर्मेंस तो आ रहा था, और उससे ही बड़ी बात कि उनका जो वैल्यूएशंस था ना वो काफ़ी कम हो गया था, अट्रैक्टिव हो गया था, इसीलिए ये परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। आईटी भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है, इनफैक्ट ज़्यादातर सेक्टर्स और थीम देखेंगे ना तो परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। मेरा ये पोर्टफोलियो 3% प्लस से ऊपर गया है आज, जो कि मेरे लिए भी काफ़ी अच्छी खबर है। और मोस्टली आप लोग का पोर्टफोलियो में ना, अगर स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते होंगे तो मोस्टली आपका बहुत अच्छा पोर्टफोलियो होगा। और इधर रिटर्न्स आया है ना, जो नेगेटिव आया था मोस्टली वो कवर अप हो गया होगा आप लोग का। और म्यूचुअल फंड का ही पोर्टफोलियो कल चेक करेंगे, क्योंकि एनएवी तो अपडेट होगा बाद में ना, कल चेक करेंगे तो आज का रिजल्ट दिखेगा, आपका भी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। इसके बाद गुड न्यूज़ बात कर रहे थे ना, उससे पहले देखिए आप लोग का जेंसोल पे थोड़ा ना, वहाँ पे स्टॉक बहुत ज़्यादा गिरा है, इसके रिलेटेड आप लोग का क्वेरी है किस तरह के स्टॉक्स से कैसे बचे, कल के वीडियो में कवर करूँगा, क्योंकि आज का वीडियो फिर बड़ा हो जाएगा, इसको मैं डिटेल में कवर करूँगा, ठीक है। तो उसके बाद आप लोग का क्रूड ऑयल से रिलेटेड भी क्वेरी आया था ना कि ये घट रहा है तो कैसे फ़ायदा मिलता है, बेनिफिट कैसे मिलता है इंडिया को, उसको भी कल के वीडियो में कवर करूँगा। और कोई भी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड क्वेरी है तो ऑफकोर्स आप कमेंट में मेंशन करें, मैं ट्राई करता हूँ कि आपके ज़्यादातर क्वेरीज़ को आने वाले वीडियोज़ में कवर अप करूँ। अब ये गुड न्यूज़ जो मैंने टॉपिक लिखा है, क्यों लिखा है, तो देखिए यहाँ पे जेफरीज के क्रिस वुड, इनका तो कई बार रिपोर्ट मैंने आप लोग को बताया है ना, तो उन्होंने 5 रीजंस दिया है जिसके कारण वो इंडिया पे ओवरवेट होने वाले हैं, ठीक है। और ताइवान से एक्सपोजर कम करके वो इंडिया पे एक्सपोजर बढ़ाने वाले हैं, ठीक है। तो उनका बोलना है कि भाई ताइवान से हम जो वेटेज है 2% का वेटेज कम करेंगे, और वो 2% का वेटेज हम इंडिया पे ऐड करेंगे, मतलब बढ़ाने वाले हैं। रीज़न क्या है, तो 5 रीजन्स में फर्स्ट रीज़न वो बोल रहे हैं कि भाई जो यूएस में रिलेटिवली जो एक्सपोजर है इंडिया का,
ठीक है, वो कम है। देखिए एक्सपोजर इंडिया का है, ऐसा नहीं बोला जा रहा है कि नहीं है, लेकिन रिलेटिवली कम है। जो दूसरे कंट्रीज़ है उसके मुकाबले कम है। उसके बाद टैरिफ रेट भी अगर आप देखेंगे तो दूसरे कंट्रीज़ पे जितना टैरिफ लगा है, मतलब अभी तो 3 मंथ्स के लिए रुका हुआ है, टोटली अग्री, लेकिन उसके बाद तो अगर सेटलमेंट नहीं हुआ तो फिर से आ जाएगा ना। तो वहाँ पे भी इंडिया को रिलेटिव एडवांटेज है। और सबसे बड़ी बात जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, क्रूड ऑयल प्राइसेस वो कम है, तो इंडिया को बहुत एडवांटेज मिल रहा है। उसके अलावा एफ पी आईज़ ना, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स या एफ आई आईज़, वो क्या कर रहे थे कि इंडिया से भाग रहे थे भाई, अंडर वेट थे या फिर न्यूट्रल थे, लेकिन वहाँ पे भी वो अपना स्टैंस चेंज कर रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है। वो भी ओवरवेट या तो जा रहे हैं या फिर जाने वाले हैं, वो भी उनको बहुत पॉजिटिव लग रहा है। और ऑफ कोर्स एक बहुत बड़ा पॉइंट है आरबीआई लिक्विडिटी इन्फ्यूज़ बहुत ज़्यादा कर रहा है सिस्टम में, और इसीलिए ना मतलब पहले न्यूट्रल से एकोमोडेटिव उन्होंने अपना स्टैंस चेंज कर दिया है। 2 रेट कट ऑलरेडी कर चुके हैं, आने वाले समय में और ज़्यादा रेट कट होगा। इनफैक्ट मैं तो आप लोगों को बोल ही रहा था कि इसी बार अगर 50 बेसिस पॉइंट रेट कट कर देता आरबीआई तो अच्छा होता, बट एनी हाउ उन्हें हम लोगों से ज़्यादा आइडिया है। तो आने वाले समय में बिल्कुल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आरबीआई और भी ज़्यादा रेट कट करेगा, जो कि ओवरऑल इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि रेट कट का जो असर है ना आने में कई महीने लग जाते हैं। इसीलिए अगर थोड़ा फ्रंट लोडेड कर दिया जाए तो इकोनॉमी के लिए अच्छा होता है, बाद में उसका एडवांटेज मिलता है। लेकिन हाँ, उसका कुछ रिस्क भी है, तो आरबीआई है ना, उसको बहुत ज़्यादा आइडिया है हम लोगों से, सो ऑफ कोर्स हमें पूरा ट्रस्ट होना चाहिए उन पर। अब देखिए इसको उन्होंने ब्रेकअप भी किया है, जो भी 5 पॉइंटर्स दिया है ना, उसको कैसे, तो यूएस अगर आप देखें ना तो इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, ठीक है। मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा होता है यूएस के साथ हमारा, और हमारा जो टोटल एक्सपोर्ट है उसका अबाउट 18% यूएस को जाता है। तो मतलब इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखें तो बड़ा प्लेयर है ना यूएस के मामले में, क्योंकि हमारा एक्सपोर्ट ओवरऑल एक्सपोर्ट ही बहुत छोटा है, और हमारा तो डोमेस्टिक लेड इकनॉमी है ना, कंजम्पशन लेड इकनॉमी है। तो ऑल्दो 18% बड़ा है, लेकिन फिर भी ओवरऑल पर्सपेक्टिव में देखेंगे तो बहुत बड़ा आपको नहीं लगेगा। तो यहाँ पे इंडिया का जो गुड्स है और ट्रेड सरप्लस देखें ना, तो गुड एक्सपोर्ट अबाउट विथ यूएस 2.3% ऑफ जीडीपी है, जो कि कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। और ट्रेड सरप्लस जो यूएस के साथ है वो हमारा 1.2% ऑफ जीडीपी है। तो अगर ये ट्रेड प्लस थोड़ा कम भी हो जाता है, क्योंकि अब तो कम करना पड़ेगा ना, कम नहीं करेंगे तो यूएस तो जो भी लगाया हुआ है टैरिफ वो लगाया रहेगा, तो ट्रेड सरप्लस अब कम होगा, तो जो कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, तो ओवरऑल हम उसे झेल पाएंगे, ठीक है। तो ये बताया जा रहा है। उसके बाद दूसरे जो कंट्रीज़ है ना, लाइक कोरिया, ताइवान का एग्जाम्पल दिया गया है कि वहाँ पे जो जैसे कोरिया का जो एक्सपोर्ट होता है यूएस को ना, वो 7% ऑफ जीडीपी है उनका, और ताइवान का जो यूएस को एक्सपोर्ट होता है वो अबाउट 15% ऑफ जीडीपी है उनके। उसके बाद ट्रेड सरप्लस पे भी बोला गया है कि कोरिया का 4% है ट्रेड सरप्लस, मतलब ऑफ जीडीपी, और ताइवान का तो 10% है ऑफ जीडीपी। तो इन लोगों को बहुत ज़्यादा नेगेटिव असर पड़ेगा अगर यूएस इसी तरह से बिहेव करता रहा तो, मोस्टली ट्रम्प। उसके बाद टैरिफ पे भी उन्होंने कुछ डेटा दिया है, लाइक इंडिया पे 26% का टैरिफ है। ऑफ कोर्स 3 मंथ्स तक रोक है, उसके बाद अगर सेटलमेंट नहीं हुआ तो आएगा फिर से वापस, ठीक है। लेकिन बाकी कंट्रीज़ के मुकाबले तो कम है। अब चाइना तो मतलब 245% दूसरे दुनिया में है। उसके बाद इंडोनेशिया पे 32%, ताइवान पे 32%, वियतनाम और बहुत सारे कंट्रीज में बहुत ज़्यादा लगा हुआ है, ठीक है। कोरिया पे भी अबाउट 25% के आसपास है, तो वो भी एक है। और उससे भी बड़ी बात क्या है कि इंडिया मतलब यूएस से यहाँ पे प्रॉब्लम करने की कोशिश नहीं कर रहा है, लेकिन चाइना से प्रॉब्लम हो रहा था ना। यूरोप भी चाह रहा था कि भाई हेड ऑन ले यूएस को, लेकिन फाइनली लिया नहीं उन्होंने, लेकिन उन्होंने डिसाइड कर लिया था। लेकिन इंडिया ऐसा नहीं कर रहा है। इंडिया चाह रहा है कि भाई मिल बैठकर बातचीत करके इसे निपटा दिया जाए, और बहुत तेज़ी से उस पर काम भी चल रहा है। जेडी वेंस आए भी हैं तो मोस्टली उसमें कुछ पॉजिटिव ही निकलेगा, और आने वाले कुछ महीनों में ऐसा लगता है कि जो भी इश्यूज़ चल रहे हैं यूएस के साथ, मोस्टली उसे ज़्यादातर केसेस में सेटल कर लिया जाएगा, जो कि अगेन बहुत बड़ा पॉजिटिव होगा। उसके बाद एफआईआई से रिलेटेड उनका बोलना है कि भाई एफआईआईज या फिर एफपीआईज ने 27 बिलियन यूएस डॉलर्स का सेल किया है स्टॉक्स में ना, सितंबर 24 से। और उसी के कारण मतलब जो पैसा बिका थोड़ा सा, मतलब जो स्टॉक्स बिका उसका थोड़ा एडवांटेज चाइना को मिला, और यूएस को भी उसका एडवांटेज मिला था। दोनों मार्केट अच्छा कर रहे थे। लेकिन अब जो भी एफपीआईज है ना, उनसे अगर आप बात करेंगे जो कि इमर्जिंग मार्केट्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं,
तो अब उनसे मतलब ऐसा लग रहा है कि इंडिया में आने वाले समय में वो अपना एक्सपोज़र बढ़ाएंगे, जो कि अगेन बहुत बड़ा पॉजिटिव है। अगर एफपीआईज़ और एफआईआईज़ का ज़्यादा पैसा आएगा इंडियन स्टॉक मार्केट्स में, तो ऑफ कोर्स आप अच्छा परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आरबीआई तो ऑफ कोर्स हम डिस्कस कर ही चुके हैं, भाई आरबीआई तो रेट कट कर ही रहा है, आने वाले समय में और करेगा, जो कि इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा हो। इनफैक्ट वर्ल्ड वाइड रेट कट चल रहा है ना, लाइक यूरोप में तो लगातार रेट कट किया, जो यूरोपियन सेंट्रल बैंक है लगातार रेट कट कर रहा है, तो ये सब बहुत बड़ा पॉजिटिव है। यूएस में ऑफ कोर्स फिलहाल तो रेट कट रुका है, लेकिन वहाँ भी रेट कट आएगा आने वाले समय में। तो रेट कट ये जो भी इतना सारा हो रहा है ना, अगले साल से बिल्कुल उसका बहुत बड़ा पॉजिटिव असर हमें देखने को मिलेगा। और स्टॉक मार्केट तो पहले ही रिएक्ट करता है ना, वो मोमेंट का तो वेट करेगा नहीं, पहले ही रिएक्ट करता है। तो इसको इस तरह से देखें। लेकिन अगेन मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ कि ये सब जो भी पॉजिटिव बातें हम डिस्कस करते हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि स्टॉक मार्केट डेली बेसिस पे ऊपर जाएगा, ठीक है। ये सब बेसिक चीज़ें आप ध्यान में रखें, ठीक है। कोई भी नेगेटिव न्यूज़ आएगा, कुछ होगा, मार्केट फिर से बुरी तरह से गिर जाएगा, ठीक है, लेकिन उससे घबराना नहीं है। ये अप डाउन चलता रहता है, इसी को जो झेल लेगा लॉन्ग टर्म में वही अच्छा पैसा बना पाएगा। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगेन मैं बोल रहा हूँ कि कोई भी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड क्वेरी है तो कमेंट में ज़रूर मेंशन करें, आने वाले वीडियोज़ में मैं उसे कवर करने की कोशिश करूँगा। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।